प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट 2025 की तैयारी के तहत पेपर 1 MCQ पार्ट 5 रिसर्च एप्टीट्यूड बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश मेथडोलॉजी प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 1 नंबर पर, अनुसंधान किस अवस्था पर संबंधित साहित्य का अध्ययन सबसे कम प्रासंगिक होता है? ए. समस्या के पहचान में, बी. समस्या कथन में, सी. प्रदत्त संकलन में, डी. प्रोडक्ट विश्लेषण में। इंग्लिश है, एंड व्हाट स्टेज ऑफ रिसर्च द स्टडी ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर इज लिस्ट रिलेवेंट? ए. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, बी. स्टार्टिंग द प्रॉब्लम, सी. डाटा कलेक्शन, डी. डाटा एनालिसिस। इसमें पूछा जा रहा है कि एट लिस्ट इज लिस्ट चलिए क्या होगा? लिस्ट रिलेवेंट, कम से कम, सबसे कम प्रासंगिक जो होता है आपका डाटा कलेक्शन में। यहाँ रिलेटेड लिटरेचर की आवश्यकता सबसे कम, प्रदत्त संकलन में, ऑप्शन सी। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण शिक्षा में शोध के महत्व में निहित नहीं है? ए. यह ज्ञान के स्पष्टीकरण, परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए एक उपकरण है। बी. यह नवीन ज्ञान के सृजन के लिए सशक्त साधन है। सी. यह शिक्षक द्वारा सामना करने वाले अनेक समस्याओं के उत्तर प्रदान करता है। डी. यह व्यावहारिक विज्ञान के केंद्र की ओर मुड़ता है। इंग्लिश है, which of the following is not the reason underlying the importance of research in education? A. It is a tool for verifying, testing and validating knowledge. B. It is potent means of creating new knowledge. C. It has moved to the center of the behavioral sciences. D. It provides answers to many problems faced by educationists. प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि पूछा जा रहा है इज नॉट, कौन नहीं है, शोध के महत्व में कौन सा कारण शिक्षा में शोध के महत्व में निहित नहीं है। तो यह शिक्षक द्वारा सामना करने वाले अनेक समस्याओं के उत्तर प्रदान करता है। यह जो है हमारा शोध का बहुत महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, ऑप्शन सी। इंग्लिश है इसकी, इट हैज मूव्ड टू द सेंटर ऑफ द बिहेवियरल साइंसेस। नहीं, इसका आंसर डी आएगा ना। It provides answer to many problems faced by educationists. ये गलत है। चले तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन शोध समस्याओं के लिए आवश्यक नहीं है? ए. यह शोध के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। बी. यह सार्थक होनी चाहिए। सी. यह नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर होनी चाहिए। डी. यह सिद्धांत निर्माण की ओर अग्रसर होनी चाहिए। इंग्लिश है, which of the following is not essential about a research problem? A. It should be amenable to research. B. It should be significant. C. It should lead to new knowledge. D. It should lead to theory building.
कौन सा आवश्यक नहीं है, इज नॉट इसेंशियल इसके बारे में है। तो यहाँ यह सिद्धांत निर्माण की ओर अग्रसर होनी चाहिए, थ्योरी बिल्डिंग। यह जो है उपयुक्त उतना नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इट शुड लीड टू थ्योरी बिल्डिंग। नेक्स्ट है 4 पर, शोध समस्या को परिभाषित करने के लिए शोधकर्ता को किसकी आवश्यकता नहीं होती है। ए, समस्या के क्षेत्र की। बी, प्रश्नों के उत्तरों की ताकि समस्या को स्पष्ट और ज्यादा समझने योग्य बनाया जा सके। सी, टाइटल में प्रयोग किए गए विशिष्ट पदों के अभिप्राय की। डी, समस्या में शोधकर्ता की व्यक्तिगत और विशिष्ट रुचियां की। इंग्लिश है, व्हिच डिफाइनिंग the research problem. The research is not required to state A, the scope of the problem, B, the question to be answered so as to make the problem clearer and more understandable. C, what the special terms used in the title mean. D, what personal and special interests the researcher has in the problem. प्रश्न है, आवश्यकता नहीं होती है, नहीं पर फोकस ज्यादा करना है कि ये बार बार पूछे जा रहे हैं। नॉट रिक्वायर्ड टू स्टेट, तो व्हाट पर्सनल एंड स्पेशल इंटरेस्ट्स द रिसर्चर हैज इन द प्रॉब्लम। समस्या में शोधकर्ता की व्यक्तिगत और विशिष्ट रुचियां, यह आवश्यकता नहीं है शोध समस्या को परिभाषित करने के लिए। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। पांच की ओर, किसी समस्या को परिभाषित करने का आशय नहीं है। ए, सार्वभौमिक रूप से समझने के लिए इसे मानक अर्थ देना व परिभाषित करना। बी, इसके चारों ओर सीमा निर्धारित करना। सी, यथार्थता विस्तार के साथ निर्धारित करना। डी, प्रश्नों का विशिष्टीकरण करना व पूछना और सहायक प्रश्नों के उत्तर देना। चलिए इंग्लिश है, टू डिफाइन ए प्रॉब्लम डज नॉट मीन ए, टू गिव इट्स स्टैंडर्ड मीनिंग एंड डेफिनेशन एज अंडरस्टूड यूनिवर्सली। बी, टू पुट ए limitations around it. C, to specify it in detail and with precision. D, to specify and state questions and subordinate questions to be answered. इस प्रश्न में भी आपको पूछा जा रहा है, नहीं है। डज नॉट, क्या नहीं है, समस्या को परिभाषित करने का। तो सार्वभौमिक रूप से यूनिवर्सली समझने के लिए इसे मानक अर्थ देना व परिभाषित करना, ये हमारा आशय नहीं है। बात बाकी बी सी डी सही है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। टू गिव इट्स स्टैंडर्ड मीनिंग एंड डेफिनेशन एज अंडरस्टूड यूनिवर्सली, हमारा क्या हो जाएगा, ये परिभाषित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट चले 6 की ओर, संक्रियात्मक चर निम्न में से किसे सुगम बनाते हैं। ए, बेहतर अवबोध। बी, वस्तुनिष्ठ मापन। सी, सांख्यिकीय परिकलन। डी, मापन की वैधता। इंग्लिश है, ऑपरेशनलाइजिंग वेरिएबल्स विल फैसिलिटेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। बी, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। सी, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस। डी, वैलिडिटी ऑफ मेजरमेंट। यहाँ संक्रियात्मक चर को सुगम बनाने के लिए कौन सा बेहतर है, तो वैलिडिटी ऑफ मेजरमेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा। सात की ओर है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। ए, बाह्य चर।
यादृच्छिकता द्वारा नियंत्रित होते हैं। बी बाह्य चर मिलान द्वारा नियंत्रित होते हैं। सी बाह्य चर बाह्य वैधता द्वारा नियंत्रित होते हैं। डी बाह्य चर विविध विश्लेषण द्वारा नियंत्रित होते हैं। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ए एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड बाय रैंडमाइजेशन। बी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड बाय मैचिंग। C. Extraneous variables are controlled by external validity. D है extraneous variables are controlled by analysis of variance. क्या होगा? इसमें भी पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। हमें गलत वाले को देखना है, सही वाले को नहीं। तो बाह्य चर जो है हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स या एक्सटर्नल वैलिडिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ऑप्शन हमारा सी होगा, बाह्य चर बाह्य वैधता द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह कह रहा है सही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाए। सही आंसर का मिलान है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल वैलिडिटी। नेक्स्ट 8 की ओर, कोई शोधकर्ता अधिगम शैली पर सहपाठी अंतर क्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। इस अध्ययन में अधिगम शैली ए स्वतंत्र चर है, बी आश्रित चर है, सी नियंत्रित चर है, डी मध्यवर्ती चर है। इंग्लिश है, A researcher studies the effect of peer group interaction on learning styles. The variable learning style in this study functions as A independent variable, B dependent variable, C controlled variable और D है intervening variable। इसमें सही क्या होगा? जो रिसर्चर है वह अधिगम शैली पर सहपाठी अंतरक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है, उसके प्रभाव का। तो इसमें अधिगम शैली क्या होगा? प्रश्न हमारा यही है। तो वहाँ जब प्रभाव होगा इफेक्ट, तो कहीं ना कहीं वह जो है किसी पर डिपेंड है। जब वह डिपेंड होगा तो वह छात्र है, तभी तो उसके रुचि को, उसके प्रभाव को रिसर्चर जो है वह स्टडी करना चाह रहा है। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ हो रहा है आश्रित चर, ऑप्शन बी डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर है, विशेषण चर किस वर्ग से है? ए स्वतंत्र चर, बी परतंत्र चर, सी संशयोत्पादक चर, डी बाह्य चर। इंग्लिश है, एट्रीब्यूट वेरिएबल इज ए कैटेगरी ऑफ ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बी डिपेंडेंट वेरिएबल, सी कंफाउंडिंग वेरिएबल और डी है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इसमें विशेषण चर को पहचानना है, कौन सा हो जाएगा? तो विशेषण चर जो है वह किसी पर आश्रित नहीं होता है, वह इंडिपेंडेंट नहीं है, वह पूर्णतः फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा? पूछ रहा है विशेषण चर किस वर्ग से है, किस वर्ग से है। तो ये हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या डिपेंड नहीं है, या इंडिपेंडेंट है। ऑप्शन ए स्वतंत्र चर। ये रहा सही आंसर का मिलान। ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस वर्ग से है? यह आश्रित नहीं है, यह स्वतंत्र है। नेक्स्ट है 10 पर, निम्नलिखित परिकल्पना में आश्रित चरों को पहचानिए
बालक बालिकाओं की अपेक्षा निरर्थक अक्षरों को धीमी गति से सीखते हैं। ए अधिगम गति, बी अक्षरों के अर्थ, सी लिंग भेद, डी अक्षर। आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। बॉयज लर्न नॉनसेंस syllables slower than girls. A speed of learning, B meaning of syllables, C gender, D है syllables। इसमें सही हमारा क्या हो जाएगा? पूछा जा रहा है प्रश्न के आश्रित चर को पहचानिए जो हमारा डिपेंडेंट है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसको खोजा जा रहा है इस पंक्ति में। बालक बालिकाओं की अपेक्षा निरर्थक अक्षरों को धीमी गति से सीखते हैं। ये हमारा क्या है? हाइपोथेसिस है। इस परिकल्पना के में जो दिया गया है टॉपिक, इसमें आश्रित चर को, डिपेंडेंट वेरिएबल को ढूंढना है कि कौन सा हमारा हो जाएगा। बालक बालिकाओं की अपेक्षा निरर्थक अक्षरों को धीमी गति से सीखते हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है? गति जो है, गति यह बतला रहा है कि वह धीमी है। तो यही हमारा सही हो जाएगा, स्पीड ऑफ लर्निंग। ऑप्शन ए की ओर है, अधिगम गति। सही आंसर का मिलान है ए, स्पीड ऑफ लर्निंग। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण मेथोडोलॉजी रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत। ये आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में महत्वपूर्ण होंगे। जैसे साइकोलॉजी में भी एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ये सब में आपको रिसर्च का एक टॉपिक सेकंड पेपर के रूप में भी होता है। तो ये आपको महत्वपूर्ण सेशन है। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसलिए यही सेशन वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।